जब ये भाई साहब पहली बार ट्रेनिंग ग्राउंड में कदम रखते हैं तो एक लकड़ी के पुतले को ऐसे काटते हैं जैसे हलवा हो। इनकी हर चाल एकदम सटीक और बिजली जैसी तेज है। आखिर में अपनी तलवार में माना भरकर भाई साहब 3 बार में पुतले के परखच्चे उड़ा देते हैं। लूशियन को लगा कि उसने गुरुजी को इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर आइजन ने एक जोरदार ठाका मारा और कहा कि तुम्हारी ये तकनीक एकदम घटिया है। बेचारा हमारा हीरो हक्का बक्का रह गया। उसके पास एक अनोखा शरीर है जो माना के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। वो अपनी ताकत को उस लेवल तक ले जा सकता है जहाँ वो दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज बन जाए। फिर भी उसके उस्ताद उसे नल्ला बोल रहे हैं। असल में हमारे लड़के के साथ 2 दिक्कतें हैं। पहली ये कि वो अपनी तलवार किसी सड़क छाप गुंडे यानी मर्सनरी की तरह चलाता है, और दूसरी ये कि उसे तलवार में माना भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब देखो, टैलेंटेड शरीर होने का मतलब ये नहीं कि तुम भगवान बन गए। माना का कोई भी खिलाड़ी इसे लड़ाई में आसानी से धूल चटा सकता है। फिर आइजन ने दिखाया कि असली जादू क्या होता है और एक ही वार में लकड़ी के पुतले की राख बना दी। इसके बाद उन्होंने लूसियन से कहा कि अगर इस लेवल तक पहुंचना है तो रगड़कर मेहनत करनी होगी। कुछ दिनों की घिसाई के बाद लूशियन को आइजन के साथ मुकाबला करने का मौका मिला। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर ने एक हाथ से उसके सारे वार ऐसे हटा दिए जैसे मक्खी उड़ा रहे हों। लूसियन ने हर तरफ से हाथ पैर मारे पर कुछ काम नहीं आया। ऊपर से एक जोरदार हमला भी फेल हो गया और लूसियन दूर जा गिरा। तभी आइजन अपनी माना से भरी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़े। अगर लूसियन इस वार को नहीं रोकता तो उसका काम तमाम था, इसलिए उसने भी अपनी तलवार चार्ज की। जब दोनों की तलवारें टकराईं तो माना का तगड़ा धमाका हुआ। लूसियन ने न सिर्फ उस हमले को रोका बल्कि आइजन की तलवार को पीछे भी धकेल दिया। स्वॉर्ड मास्टर के तो होश उड़ गए। उन्होंने आज तक इतना पावरफुल माना महसूस नहीं किया था। वो हैरान थे कि इस लड़के ने चंद दिनों में इतनी तरक्की कैसे कर ली। ट्रेनिंग खत्म हुई तो पूरा मैदान तहस नहस हो चुका था। वहाँ के नौकर सोचने लगे कि भाई ये कैसी ट्रेनिंग चल रही है, या ये लोग जंग लड़ रहे हैं। लूसियन पास ही बैठा अपने कांपते हाथों और टूटी हुई लकड़ी की तलवार को देख रहा था। उसे बस एक ही बात का अफसोस था कि अगर उसे पिछले जन्म में जब वो एक मर्सनरी था ऐसा उस्ताद और ऐसी ट्रेनिंग मिली होती तो वो इतनी बेबसी से नहीं मरता। वैसे भी कहा जाता है कि जो मर्सनरी मरता नहीं वो तीसरे दर्जे का होता है। ये भाड़े के लड़ाके मोटी रकम ही इसलिए लेते हैं क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने मालिकों के लिए अपनी हड्डियां तोड़वाएंगे। हर सेल्सवर्ड को यही बकवास सुनाई जाती है। जेक की नजरों में सारे रईस खानदान एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब इनकी जान पर आती है तो ये अपनी तिजोरियां खोल देते हैं, जमीन और ऊंचे ओहदों के झूठे सपने दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही पासा पलटता है इनके सुर बदल जाते हैं। अचानक इनके पास बहाने, इल्जाम और खोखली ईमानदारी की बातें शुरू हो जाती हैं। जेक ने इन बड़े घरानों के बिगड़े शहजादों से बहुत सी घटिया बातें सुनी थी, लेकिन जो काम उसे अब सौंपा जा रहा था उसका कोई मुकाबला नहीं था। कमांडर इन चीफ का आखिरी हुक्म साफ तौर पर एक सुसाइड मिशन था। फैंग मर्सनरीज के कप्तान होने के नाते जेक अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उससे उम्मीद की जा रही थी कि वो एक कचरे जैसा मर्सनरी होकर किसी शूरवीर योद्धा की तरह इज्जत की मौत मरे। सेना की हालत खराब है, शहर जल रहा है और किला ढह रहा है। बागियों की तलवारें क्रॉफर्ड खानदान की गर्दन तक पहुंच चुकी हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। जेक तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर गायब होने के लिए तैयार है। जब साम्राज्य का सबसे बड़ा कमांडर ही हार मान चुका है तो वो क्यों अपनी जान फूंके। बस दुख इस बात का है कि जेक जिस इकलौते शरीफ रईस से मिला था उसकी ऐसी हालत हो गई है। प्लान सीधा था, जब कल बागी अपना आखिरी हमला करेंगे तो जेक और उसके आदमी कमांडर के साथ खड़े होकर तब तक मोर्चा संभालेंगे जब तक क्रॉफर्ड परिवार भाग न जाए। अगर बात बिगड़ती है तो कमांडर की मौत के बाद जेक को भागने की इजाजत है। बदले में उसे एक कीमती हीरा दिया जाएगा जिससे उसके गिरोह का 3 साल का खर्चा निकल जाए। लेकिन जेक ने मना कर दिया। वो हंसमुख जरूर है पर गधा नहीं। ये हुक्म उसके आदमियों को सिर्फ मांस का टुकड़ा बना रहा था ताकि उनके मालिक कुछ सेकंड और जिंदा रह सकें। सब जानते हैं कि बागी फैंग मर्सनरीज पर कोई रहम नहीं करेंगे। कमांडर झूठ बोल रहा था कि वे बच सकते हैं, लेकिन जेक जानता था कि बागियों के लिए वो और उसके साथी कट्टर दुश्मन है। जंग के दौरान इन लोगों ने नफरत कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये लोग लाशों के बीच मुर्दा बनकर लेटे रहते थे और जैसे ही दुश्मन पास आता पीछे से उनका गला रेत देते थे। इनके लिए ऑनर जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं था। इन्हें बस काम खत्म करने से मतलब था। जेक ने इसी तरीके से न जाने कितने कमांडरों को यमराज के पास भेजा था। सच तो यह है कि क्रॉफर्ड खानदान अगर अब तक टिका हुआ था तो सिर्फ जेक की वजह से। बागियों को शायद लॉर्ड क्रॉफर्ड से ज्यादा जेक का सिर चाहिए था और कमांडर ये बात अच्छे से जानता था। इसीलिए जेक और उसके आदमी उसके लिए सबसे बढ़िया चारा थे। जब जेक ने ये आत्मघाती मिशन करने से मना कर दिया तो कमांडर अपनी औकात पर आ गया। उसने धमकी दी कि वो जेक को यहीं मार देगा और उसके गिरोह पर कब्जा कर लेगा। साम्राज्य के सबसे महान शूरवीर की तलवार अपने सामने देख जेक भी लड़ने को तैयार हो गया। उसे हंसी आ रही थी कि साम्राज्य का सबसे इज्जतदार आदमी अब ऐसा दिखता है। अब कोई भी माफी इस नीच हरकत को सही नहीं ठहरा सकती थी। पर अजीब बात ये थी कि जेक को ये सब ठीक लग रहा था। किसी शरीफ आदमी को मारने से कहीं ज्यादा आसान एक घटिया इंसान को मारना होता है। बाद में पछतावा भी नहीं होता। जेक के पास सबसे अच्छा रास्ता ये था कि वो कमांडर का सिर काटकर बागियों को दे दे और वहां से निकल ले। लेकिन वो जानता था कि कमांडर ने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा होगा। जेक अपनी जान देने को भी तैयार था। वह उन लड़कों को अपने लालच के चक्कर में इस नरक में लाया था। वे सब साथ में गटर से निकले थे और बड़े सपने देखे थे। उन लड़कों ने उस पर भरोसा किया था, इसलिए उनकी जिम्मेदारी जेक की थी। कप्तान होने के नाते उसे अपना फर्ज निभाना ही था। जेक की बातें सुनकर कमांडर को याद आया कि असली लीडरशिप क्या होती है। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। उसे लगा कि किसी और जिंदगी में वो क्रॉफर्ड्स के बजाय जेक जैसे बंदे की गुलामी
गुलामी करना पसंद करता, पर अब वक्त निकल चुका था। जेक ने हमला किया, लेकिन कमांडर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने जेक से कहा कि उसे कभी माफ न करे और फिर एक ही झटके में उसे काट दिया। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। जेक का सिर धड़ से अलग हो गया। टैलेंट नाम की इस बला से आप जीत नहीं सकते। मरते वक्त उसे बस यही उम्मीद थी कि उसके आदमी बच जाएं। उसने अपने लड़कों को कह रखा था कि अगर वो वापस न आए तो वे भाग जाएं। उसने पूरी जिंदगी तलवार के दम पर जी थी, तो तलवार से मरना उसे सही लगा। पर जाते जाते एक सवाल उसके मन में रह गया, अगर वो भी किसी रईस खानदान में पैदा हुआ होता और उसे भी ऐसे ही मौके मिले होते तो वो आज कहाँ होता। तभी जेक को होश आया। उसे किसी लड़के के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा और वो पूरी तरह जाग गया। सामने एक लड़का खड़ा होकर फूट फूट कर रो रहा था और उसे मास्टर लूसियन कह रहा था। जेक को लगा कि यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पहली बात तो ये कि उसका वो पुराना जख्मों से भरा और थका हुआ शरीर गायब हो चुका था। उसकी जगह उसे एक ऐसा चिकना और जवान शरीर मिला था जिससे ताजी घास जैसी खुशबू आ रही थी। दूसरी बात, ये नाक बहता हुआ लड़का कौन है जो दहाड़े मारकर रो रहा है और उसे थप्पड़ मार रहा है। उस लड़के को लगा था कि मास्टर परलोक सिधार गए हैं। बेचारे की जान ही निकल गई थी। एक नौकर होने के नाते अगर मास्टर मर जाते तो उसे भी मारकर साथ में ही दफना दिया जाता और परिवार के लिए तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती। जेक को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का क्या बड़बड़ा रहा है। यंग मास्टर, नौकर, खानदान, इन सब का उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस अपना आखिरी पल याद था जब उसका खून बह रहा था। उसका सिर धड़ से जुड़ा हुआ कैसे है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और उसने आसपास का जायजा लिया। उसने नतीजा निकाला कि वो किसी तरह एक अनजान शख्स के शरीर में घुस गया है और ये अनजान शख्स कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक कतई जहर दिखने वाला प्रिटी बॉय था। जेक खुद को शीशे में देखकर अपनी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसकी शक्ल से ही रईसी टपक रही थी। कमरे की सजावट बता रही थी कि ये किसी ऐसे खानदान का चिराग है जिनके पास अंधा पैसा है। ज्यादा जानकारी के लिए उसने अपनी यादों को खंगाला तो उसे अपने नौकर का नाम याद आया, हंस। उसने सबसे पहले हंस से पूछा कि अभी कौन सा साल चल रहा है। लड़के ने जवाब दिया कि यह इंपीरियल ईयर 845 है, यानी जेक की मौत से ठीक 15 साल पहले का समय। वो पास्ट में वापस आ गया था। अब किसी को शक न हो, इसलिए उसने तय किया कि वो हर नई बात पर हैरान नहीं होगा। सबसे पहले उसे वो करना था जो बहुत जरूरी। अपने अगले सवाल के तौर पर उसने हंस से पूछा कि क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। ये सुनते ही बेचारे हंस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मानो उसकी पैंट ही गीली होने वाली हो। आखिर एक मामूली नौकर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने अपने मालिक के बेहोश शरीर को बिना इजाजत हाथ लगाया। जेक ने अपनी कातिलाना आवाज में लड़के से पूछा कि वो उसे याद दिलाए कि आखिर वो लूसियन है कौन। हंस ने झुककर माफी मांगते हुए कहा कि उसे यंग मास्टर लूसियन वॉल्डेक के साथ ऐसी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए थी, जो महान वॉल्डेक घराने के तीसरे बेटे हैं। लूसियन ने वो नाम तुरंत पहचान लिया। वॉल्डेक खानदान साम्राज्य का वो खंभा है जिसने सदियों से इसे संभाला है। सम्राट के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोग, जिनकी ताकत शाही खानदान के बराबर मानी जाती है। मजे की बात देखो, 15 साल पहले जेक इसी हवेली में एक मामूली गार्ड की नौकरी करता था और अब किस्मत का खेल देखो, वो वापस तो आया लेकिन अपनी पुरानी नौकरी पर नहीं बल्कि सीधे ग्रैंड ड्यूक के तीसरे बेटे के रूप में। पूरी जिंदगी उसने अपनी गरीबी की वजह से पैसों के लिए हर तरह की बेइज्जती सही थी और अब अचानक उसे चांदी की थाली में सजाकर ये सुनहरा मौका मिल गया। शायद भगवान चाहते हैं कि मरते वक्त उसके मन में जो सवाल था वो उसका जवाब खुद ढूंढ ले। अगर देवताओं की यही मर्जी है तो वे अपनी आंखें फाड़कर देखें कि ये खिलाड़ी अब क्या करता है। पहली बार उसने लूसियन वॉल्डेक बनकर सूरज की गर्मी को महसूस किया। अब वो दिखाएगा कि अगर मौका मिले तो वो कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है। लूसियन ने तड़कते भड़कते रईसी कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकला। अपने मर्सनरी वाले दिनों में वो न जाने कैसी कैसी जगहों पर रहा था, लेकिन वॉल्डेक हवेली की चमक धमक के सामने सब फीका था। उसे जल्द से जल्द इस चकाचौंध की आदत डालनी होगी। उसने गौर किया कि सारे नौकर उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वो दुश्मनों से घिरा हो। हंस के मुताबिक ये नॉर्मल था क्योंकि लूसियन अब तक दुनिया से कट कर रहा था। वो पूरे 1 साल और 2 महीने से उस कमरे में बंद था। जेक को ये बात बड़ी अजीब लगी कि एक रईस बच्चा जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा हो, वो खुद को कमरे में क्यों बंद करेगा। इन अमीरों का दिमाग उसकी समझ से बाहर था और उनकी तरह नाटक करना और भी मुश्किल। इस महल में साम्राज्य का वो असली शेर रहता है जिसने इसकी रक्षा की है, ग्रैंड ड्यूक सिगमंड वॉल्डेक। वो उन पिताओं में से नहीं था जो अपने बेटे को साल भर बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ते हुए देखें। या तो लूसियन एक बिगड़ा हुआ बच्चा था जिसे परिवार ने त्याग दिया था, या फिर कोई ऐसी खास वजह थी जिससे ग्रैंड ड्यूक उसकी हरकतों को अनदेखा कर रहे थे। लूसियन ने सोचा कि अभी अपने बापू यानी ड्यूक से ना मिलना ही बेहतर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हेड बटलर एडविन खुद यंग मास्टर का स्वागत करने पहुंच गया। ये बंदा बचपन में एक दुश्मन खानदान से बंधक बनकर आया था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर आज ग्रैंड ड्यूक का दाहिना हाथ बना बैठा था। लूसियन को सबसे ज्यादा खतरा इसी से था, क्योंकि वो पल भर में पकड़ लेता कि ये लड़का किसी नीची बस्ती से उठकर आया है। किस्मत से लूसियन साल भर से कमरे में बंद था, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो उस सबसे इज्जतदार आदमी की नकल करे जिसे वो जानता था उसका कातिल वो कमांडर। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लूसियन ने एडविन को उसकी फिक्र के लिए शुक्रिया कहा और बताया कि अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा है। साथ ही उसने कहा कि वो उन पारिवारिक कामों को देखना चाहता है जिन्हें उसने अब तक नजरअंदाज किया था। एडविन तो उसकी बात करने के तरीके को देखकर दंग रह गया। उसे तसल्ली हुई कि यंग मास्टर बदले नहीं है। लूसियन का शरीफ नवाब वाला नाटक काम कर गया। वो वहाँ से खिसकने ही वाला था कि एडविन ने उसे टोक दिया। खबर आई कि ग्रैंड ड्यूक अपने बेटे से मिलना चाहते हैं।
बिना वक्त गंवाए लूसियन को उसके पिता की स्टडी में ले जाया गया। ग्रैंड ड्यूक सिगमंड एक बहुत ही कड़क और रौबदार इंसान थे। जैसे ही लूसियन सामने आया, उन्होंने सीधे सीधे एक ऐसा सवाल दाग दिया जिसकी लूसियन ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने पूछा, तुम अब तक जिंदा क्यों हो? अपने सगे बाप के मुंह से ऐसा जहरीला सवाल सुनकर लूसियन सन्न रह गया। ड्यूक पिछले 1 साल की उसकी सारी नौटंकियों को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। ग्रैंड ड्यूक ने साफ कह दिया कि उसने अपनी माँ की मौत का बहाना बनाकर अपनी खानदानी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया और एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह बर्ताव किया। लेकिन इस बार उसने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी जिसे उसे कभी नहीं लांघना चाहिए था। दुनिया की नजरों से छुपकर खुद को कमरे में कैद करना तो दूर की बात, उसने अपनी जान तक लेने की कोशिश की और अपनी जिंदगी को मजाक बना दिया। अब जाकर लूसियन को समझ आया कि शुरू में वो हंस इतना रोधो क्यों रहा था। बेचारा जैक, जो अब लूसियन है, ये सफाई देना चाहता था कि जरूर कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन उसके पिता बहाने सुन सुनकर थक चुके थे। सिगमंड आखिरी बार उस छोटे से दिमाग में दबे सारे ख्यालात सुनना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर इस कमजोर शरीर वाले लड़के ने नींद की गोलियां निगलकर इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया। जेक ने इस हवेली में बहुत साल गार्ड की नौकरी की थी, इसलिए उसे ताज्जुब हुआ कि उसे लूसियन के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। 15 साल पहले जब जेक यहाँ एक मामूली सिपाही था, तब खबर उड़ी थी कि वॉल्डेक खानदान के तीसरे बेटे लूसियन की अचानक मौत हो गई।